ओके, अब एको तो नहीं ना आ रहा? ओके परफेक्ट, हम बस 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ओके, अदनान आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है? ओके गाइस, ठीक है। अभी कितने लोग आए हैं? आई थिंक हम शुरू कर देते हैं क्योंकि 9-11 हो चुके हैं एंड वैसे भी ये बहुत छोटा सेशन होगा, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन। सो सबसे पहले, माय नेम इज़ तुबा मीर एंड आई एम द प्रोग्रामिंग लीड एट GDG। दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स। और अच्छा, बाय द वे जो अनम्यूट है वो प्लीज़ सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें अभी के लिए। थैंक्स। अच्छा, दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है? और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर बच्चे हैं उनके हम फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करें। और ये सी लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी एंड दिस विल मोस्ट लाइकली बी 4 या 5 सेशंस। वीकेंड्स को हुआ करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इवनिंग्स। सो दिस इज़ सेशन 1, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सी। ये मैंने शॉर्ट सेशन रखा है क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक्स कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मैसेज हुए थे कि सी में हम क्यों पढ़ा रहे हैं? व्हाई सी? व्हाई नॉट पाइथन? व्हाई नॉट जावा? एंड द आंसर टू दैट इज़ कि सी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स एंड इट्स बेटर देन पाइथन एंड जावा। और उससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ ये सब कुछ, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओह वेट, चैट में एक मैसेज आया, व्हाई नॉट CPP? Okay, I will get to that. CPP is for C++, by the way, for those of you who don't know. I will get to that. अभी हम C पे थोड़ा सा बेस बना लूँ, फिर मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करती हूँ। So, दो किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे पाइथन, जावा, ये ईजी होती हैं लिखने के लिए और समझने के लिए, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर वाली डिटेल्स सारी छुपा देती हैं। और जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे असेंबली, वो मशीन कोड के बहुत करीब होती हैं, लेकिन इंसान के लिए मुश्किल होती हैं। लाइक जैसे लो लेवल लैंग्वेजेस में आ जाता है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास पाइथन, जावा, C++, एक्सेट्रा। ओके, व्हेन यू आर वर्किंग विद अ हाई लेवल लैंग्वेज, आपको ये नहीं आइडिया होता कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स में क्या-क्या हो रहा है। बट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ लो लेवल लैंग्वेज, यू नीड अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ। सो जो सी लैंग्वेज है ना, वो बिल्कुल बीच में आती है। इट्स अ मिडल लेवल लैंग्वेज। ना तो वो फुली हाई लेवल लैंग्वेज है और ना तो वो फुली लो लेवल लैंग्वेज है। एंड सी डज़न्ट रियली हाइड हाउ द कंप्यूटर इज़ वर्किंग, तो उसकी वजह से आपको साथ-साथ ये भी पता चल जाता है कि मेमोरी कैसे यूज़ हो रही है और बैकएंड पे एसेंशियली क्या हो रहा है। तो सी इसलिए बेहतर रहती है क्योंकि यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। लो लेवल लैंग्वेज का भी आपको एस्पेक्ट्स मिलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के भी। ओके, अनदर इसका एस्पेक्ट जो हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम अभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। यू नीड योर कोड टू रन फास्ट। और सी का ये होता है कि सी, क्योंकि मैंने कहा वो बीच की लैंग्वेज आती है, हार्डवेयर के भी करीब है, इट्स वेरी फास्ट। वर्सेस जो पाइथन और जावास्क्रिप्ट, PHP,
ये होती तो ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्लोअर भी होती हैं, इनमें ज़्यादा टाइम लगता है कंपाइल होने में। Whereas lower level languages, अच्छा कुछ जगहों पे low level languages लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे C is also considered a mid level language. लेकिन lower level languages क्योंकि वो मशीन कोड से ज़्यादा करीब होती हैं, वो ज़्यादा जल्दी उसको समझ लेता है और ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर लेता है। ओके, अब बैक टू दिस क्वेश्चन जो शुरू में हुआ था कि हम सी क्यों पढ़ रहे हैं, सी में ऐसा क्या है, वेयर इज सी इवन बीइंग यूज्ड? सो सी एक्चुअली एक नई लैंग्वेज नहीं है, इट्स बीन अराउंड फॉर 50 years, और सोचो अभी तक काम आ रही है 50 years बाद। सो इट्स बिकॉज सी इज वेरी पावरफुल। और ये कहाँ यूज हुई है? इट्स बिन यूज्ड इन द विंडोज, it's been used in the Windows ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ओएस कर्नल्स का भी हिस्सा ही होता है। डेटाबेसेस में MySQL, मे बी यू गाइस हैवंट यूज्ड इट येट क्योंकि अभी आप लोग फ्रेशर्स हो, लेकिन MySQL डेटाबेस होती है व्हिच इज़ वेरी पावरफुल, उसके भी एंड पे सी होता है। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी कंट्रीब्यूशन है, इट्स द यूनिक्स सिस्टम्स। सो यूनिक्स 1970s में आया था एंड इट वाज द फर्स्ट मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन बाय सी। ठीक है, इसके अलावा सी का ये भी है कि जो कंपाइलर इटसेल्फ होता है, द कंपाइलर इटसेल्फ इज रिटन इन सी लैंग्वेज। तो इवन जो पाइथन का एक कंपाइलर है, उसको सी पाइथन कहते हैं, वो भी खुद सी में लिखा हुआ है। सो दैट जस्ट टेल्स यू हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। एंड दूसरा, अगर आप सी सीख लो ना, तो आपके लिए सी प्लस प्लस और पाइथन बहुत ईजी हो जाती है। जब मैंने खुद पढ़ा था तो मैंने पहले सी की थी और फिर मैंने जाके आई थिंक सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में सी प्लस प्लस पढ़ी थी। एंड बिकॉज मेरी सी की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी पहले से, मैंने सी प्लस प्लस मुझे 60% पहले ही आती थी। सो दिस इज द बेस फॉर ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा जी, सी के फीचर्स आपको आने चाहिए, क्योंकि ये बाय द वे इंटरव्यू वाइवास में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू दिया था एक इंटर्नशिप के लिए एंड मैंने लिखा हुआ था अपने रेज्यूमे के पर कि मुझे सी बहुत अच्छी आती है, एंड सो दे टोल्ड मी कि सी के फीचर्स बताओ। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट टू नो। सबसे पहले कि हमें याद रखना है कि सी इज़ ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड मीन्स कि योर कोड इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्सिक्यूटेबल फाइल बिफोर रनिंग। दूसरा, whereas जो पाइथन होती है ना, पाइथन कंपाइल्ड नहीं होती। पाइथन, गाइस माय राइटिंग इज रियली बैड, लेकिन आई होप समझ आ जाए। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेबल लैंग्वेज, सी इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। दूसरी चीज, सी लो लेवल, ये हमने बात कर ली है, इट्स ऑल्सो मिड लेवल। कुछ जगहों पे लो लेवल लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे मिड लेवल। हार्डवेयर फ्रेंडली मीन्स के इसके साथ यू कैन इंटरैक्ट विद द CPU एंड डिवाइसेस इजीली। और दूसरा, इट्स एम्बेडेबल भी है, मीन्स जैसे जो लाइक IoT गैजेट्स आते हैं हमारे पास, जो एम्बेडेड सिस्टम्स आ जाते हैं, उन सारों के एंड पे सी ही यूज़ होती है। अदर देन दैट, सुपर फास्ट, वो भी हमने बात कर ली है। हाई डिमांड, सी इज़ वेरी इन डिमांड। हमें लगता है सिर्फ पाइथन 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 हर जगह होती है, बट सी इज़ वेरी यूजफुल इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। It's very basic syntax, it has a large community of users, and essentially it's irreplaceable. 50 years से अगर अभी तक चल रही है तो उसमें कुछ तो होगा ना। Okay, where to code in C? जब हम कहीं भी कोड लिखते हैं ना, तो हमें एक IDE चाहिए होता है, Integrated Developer Environment। जो C का IDE है, वैसे तो है 2-3, लेकिन जो सबसे पॉपुलर और मेन है, that is CodeBlocks। CodeBlocks का ये है कि I would recommend कि आप लोग डाउनलोड कर लो उसको। डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और एक दफ़ा हो जाए आपके पास तो आप सी की कोडिंग आपकी बहुत आसान हो जाती है। It's free and open source and it runs on Windows, Linux, Mac OS. I highly recommend ये अभी डाउनलोड करो, अभी नहीं डाउनलोड करो, मतलब बाद में डाउनलोड करो। It is very useful, और स्पेशली अगर आपने हमारे बाद में चैलेंजेस करने हैं हैकर रैंक वाले जो हम देंगे सेशंस के साथ साथ, उसके लिए अगर आप कोड ब्लॉक्स में काम करो, that would be easier for you. Okay, इसके अलावा अगर आपने कोड ब्लॉक्स नहीं टाइम लगाना, उसको डाउनलोड नहीं करना, Programmers is a C online compiler that's available on the internet. आप अभी सर्च कर लो, Programmers वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें C online compiler खुल जाएगा। बट इसका जो कौन है कि it needs internet connection, it's not as powerful as code blocks, एंड ये सिर्फ छोटे मोटे प्रोग्राम्स के लिए काम आता है, जो असल में लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए इतना कोई ख़ास नहीं यूज़ होता अभी के लिए, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल स्टार्ट में हो। आई वुड रिकमेंड कि Programmers यूज़ कर लो फिलहाल।
Okay, let's begin. We हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. This is intended primarily for those of you जो C बिल्कुल पहली दफ़ा सीख रहे हैं और प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. So जो हमारा मेन टॉपिक होगा आज, it's all about the structure of the C program. How do you write a C program? Do you guys want me to wait कि आप लोग सारे प्रोग्राम खोल लो पहले, क्योंकि उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है. Okay, just send a thumbs up अगर प्रोग्राम की वेबसाइट सबने खोल लिया. Guys, ये वेबसाइट है. Okay, एक पर्सन ने खोल लिया. Thank you मोहम्मद वारिस. Okay guys, ठीक है. सब खोल लें अपने पास. It's just a quick Google search. Okay, so अब हम स्ट्रक्चर पे शुरू करते हैं. अभी आप बस खोल के रख लो, अभी हम उसके ऊपर काम करते हैं. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में हमारे पास 5 मेन पार्ट्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आती है, फिर लाइब्रेरी इंपोर्ट्स, देन मेन फंक्शन, देन स्टेटमेंट्स एंड देन द रिटर्न स्टेटमेंट. अब हम एक एक चीज़ को समझेंगे और एक एक चीज़ को अलग अलग देखेंगे. So this is a C program. This is what it looks like. ये मैंने कोड ब्लॉक्स में लिखा था आज सुबह. एंड इसमें ये सारे आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं. डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरी इंपोर्ट्स, मेन फंक्शन, स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट. ये सारा इसमें है. दिस इज़ द मोस्ट सिंपल सी प्रोग्राम. इसका सबसे पहला पार्ट अगर हम देखें, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन. जब आप रियल वर्ल्ड में जाके कोडिंग करते हो ना, तो आप ऐसे ही जाके कोड फेंक नहीं देते. आपको एक्चुअली प्रॉपर कमेंट्स करने पड़ते हैं कि इस कोड में क्या हो रहा है, ये कोड क्यों लिखा गया है, किसने लिखा है, इसकी डेट क्या थी. सो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस. अगर आप अभी से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो कि व्हेनेवर यू स्टार्ट अ सी प्रोग्राम, ऊपर आप एक कमेंट करो कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, किसने बनाया है, डेट क्या है, और व्हाटएवर डिटेल्स you want to add. So this is an optional step, but it's good for professional practices. जो इसके लिए अगर आपको शुरू में ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सिंबल फॉर कमेंट्स. और ये आप लोगों को आते होंगे क्योंकि जावा में भी बिल्कुल इसी तरह से कमेंट्स आते हैं. क्योंकि लाइक आई सेड, सी लैंग्वेज इज़ द बेसिक कोर लैंग्वेज, और उसके आगे फिर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे उसके आगे बने हुए हैं. हादिया, कैन यू प्लीज़ म्यूट? अच्छा जी. सो कमेंट्स का बिल्कुल जावा जैसे है. अगर आपने एक सिंगल लाइन कमेंट करना है, दैट मीन्स के लाइक अगर आप ऐसे स्लैश बना दो, दैट मीन्स कि इसके बाद जो भी आप लिखोगे, इट विल बी कंसिडर्ड अ कमेंट एंड इट विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. सो ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स हैं. और इफ़ यू वांट कि आपको हर दफ़ा ऐसे करके स्लैश 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 ना लिखना पड़े, तो फिर आप मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हो. और इसको कंफ्यूज नहीं करना. ये स्टार, ये जो एस्ट्रिक है ना, ये हमेशा अंदर की तरफ फेस करता है ऐसे. सो जस्ट लाइक जावा, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट हियर. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट of the C program is the library imports. This is very important. ये अच्छी तरह से समझना है क्योंकि ये C language का एक important feature है. Library imports का ये होता है कि जैसे हमने इसको इधर लिख दिया, दिस इज बेसिकली, आप सोच लो एक फंक्शन है, एंड इसका मतलब है इसके बैक एंड पे एक पूरा कोड है जो हमें नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है पीछे, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है. सो फॉर एग्जांपल, इधर अगर हमने आगे जाके प्रोग्राम में अगर देखो, इधर प्रिंट एफ यूज़ हो रहा है. प्रिंट एफ का हमें आइडिया होगा कि प्रिंट एफ क्या काम कर रहा है, लेकिन कंपाइलर को कोई आइडिया नहीं होगा कि प्रिंट एफ का क्या मतलब है. सो टू एक्सप्लेन टू द कंपाइलर कि प्रिंट एफ मीन्स कि हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, हमने इस कंपाइलर को समझाने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है. These are some predefined functions in the C library.
और इससे कंपाइलर को पता चलता है कि उसने क्या करना है और कि ये जो आगे printf आ रहा है इसका क्या मतलब है। सो इस तरह के बहुत ज़्यादा होते हैं। एक हैशटैग include conyo.h भी होता है, एक और आगे और बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं उसको दिखाती हूँ। बट इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि दिस इज़ द प्री प्रोसेसर। Yes, it's used in the beginning of every program. ये एक्चुअली लाजमी होता है, आपने लिखना होता है हर प्रोग्राम में। इंक्लूड मीन्स इंक्लूड, लाइक ऑब्वियसली आपने इंक्लूड करना है इसको प्रोग्राम में। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज द एक्चुअल लाइब्रेरी। एंड डॉट एच मीन्स हेडर। गाइस, अगर आपको मेरी राइटिंग की कहीं समझ ना आए तो आप चैट में मैसेज कर दो, इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मैसी लिखती हूँ। सो दैट्स all about library imports. अब मैंने कहा कि ये तो सिर्फ एक लिखा हुआ है ना stdio.h. stdio.h is the library that contains printf वाला function और फिर आगे एक और भी function है scanf. ये इनके बारे में सारी information include करता है, but इस तरह के और भी हैं. So studio.h is the one we just discussed. It's used for input and output. और इसके लिए मैंने बता दिया इसके लिए कौन कौन से functions आ जाते हैं, printf and scanf. फिर stdlib.h, this is used for memory conversions. इसमें functions आ जाते हैं malloc, free, rand. इसका मतलब है हम कहीं पे भी प्रोग्राम में जब ये functions use करेंगे हमें explain नहीं करना पड़ेगा कंपाइलर को कि इसका क्या मतलब है, हम क्या चाह रहे हैं कि क्या करो। कंपाइलर के पास ये built-in function ऊपर header file में पड़ा होगा and it will automatically know what to do. So like in this diagram for example, ये हमारा test.c है। इसको फॉर्म पता चल गया क्योंकि इधर printf यूज हो रहा है, तो उसने अपनी हेडर फाइल से इधर से प्री डिफाइंड फंक्शन बुला लिया। इसी तरह से अगर हमने कोई स्ट्रिंग्स यूज करनी हो, स्ट्रिंग्स आर लाइक सेंटेंसेस, अभी समझ लो। स्ट्रिंग्स, अगर हमने स्ट्रिंग के साथ कोई भी मैनिपुलेशन करनी हो, हैंडलिंग करनी हो, स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो, स्ट्रिंग को कॉपी करना हो, स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, तब हम ये वाली लाइब्रेरी डालते हैं ऊपर। अगर आपने ऊपर ये लाइब्रेरी नहीं डाली होगी तो जो आप ये फंक्शंस डिफाइन करोगे नीचे कोड में तो एरर आएगा। एंड देन math.h is another very important one. इसमें अगर आपने कहीं स्क्वायर रूट यूज़ करना हो, पावर यूज़ करना हो या साइन का यूज़ करना हो, यू हैव टू कॉल द math.h लाइब्रेरी कोड के ऊपर। अच्छा, अगर आप सिंपल ऑपरेटर्स यूज़ करो लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, इस तरह की चीज़ों के लिए आपको math.h लाइब्रेरी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ जो ज़्यादा पावरफुल मैथ फंक्शंस होंगे लाइक स्क्वायर रूट और ये सारे, उनके लिए आपको मैथ लाइब्रेरी बुलानी होगी। बट ये बस आपने ज़हन में रखना है कि आपने जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है सी में, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, ये हैशटैग इंक्लूड वाली लाइन। ओके, I lied, actually this is the most important feature क्योंकि मेन फंक्शन के बगैर आपका प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। It is mandatory. The program won't run without it. जब मेन फंक्शन आ जाए ना, इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मेन फंक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम एंड देयर कैन ओनली बी वन मेन इन अ प्रोग्राम। मेन को डिफाइन कैसे करते हैं, मेन का कीवर्ड लिखते हैं और साथ ये ब्रैकेट्स आ जाती हैं। दिस इज द सिंटैक्स, और ये खाली ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, दीज ब्रैकेट्स आफ्टर मेन। सो ये याद रखना है, मेन इज द एंट्री पॉइंट। जो भी हमने आगे सारा कोड लिखना होगा वो सारा मेन के अंदर होगा। Okay, main के अंदर statements होंगी। Statements are the instructions that are to be executed, कि हम प्रोग्राम में करवाना क्या चाह रहे हैं। So इसमें ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट है which is printf hello world. Printf is a function used to output or print text to the screen. अब printf में ये होता है कि printf का एक syntax होता है, printf का एक कीवर्ड होता है, आगे फिर ये वाले ब्रैकेट्स सकते हैं और साथ डबल कोट्स होते हैं एंड बीच में यू राइट वट एवर यू वॉन्ट, हाई GDG, और एंड पे आपने सेमीकोलन लाजमी डालना है। बाय द वे ये पाइथन और पाइथन नहीं, सी और जावा में एक सिमिलरिटी है, बल्कि C++ में भी एंड C# में भी। सो ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस शेयर दिस कॉमन फीचर कि एंड पे हमेशा लाइन के एंड पे टू सिग्निफाई कि लाइन ख़त्म हो चुकी है वी विल ऐड ए सेमीकोलन। ये याद रखना है लाजमी। इधर यू कैन सी कि इधर ये स्टेटमेंट एंड हो रही है तो हमने सेमीकोलन डाला हुआ है, इधर भी स्टेटमेंट एंड हो रही है तो हमने सेमीकोलन डाला हुआ है। So this is just an example output.
What is the significance of int before main? Okay, इसको मैं ज़्यादा जब मैं functions वाले topic पढ़ाऊँगी तब explain करूँगी. But for now, बल्कि hold on, I will explain this 2 minutes में, ठीक है? मैं इसी में explain कर देती हूँ. So जब आप printf करते हो ना, जो भी आप इधर double quotes के अंदर डालोगे, वो screen पे print हो जाएगा. So over here we wrote hello world, and वो अब console की output में print हो रहा है hello world. Okay, lastly एक हमारी return statement होती है. ये भी आपने main statement में लाजमी include करनी होती है. Return means कि ये जब सारी statements execute हो रही हैं, तो हमने वापस क्या भेजना है, क्या value output करनी है. So it ends a function and sends a value back to the place where it was called. Function क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये curly brackets में है. So these curly brackets mean कि function में है. Function के end पे हमेशा return statement आती है. इसमें हमने return 0 इसलिए किया है क्योंकि we want कि it returns a value of 0 back to the operating system ताकि operating system को पता चल जाए that the program has run successfully. So इसमें return 0 लिखना लाजमी है. जो आपने main को end करना है, आपने नीचे return 0 लाजमी लिखना है. जो आपके questions आ रहे हैं chat में, वो मैं भी देखती हूँ. So return 0 लिखना है. It sends a value back to the OS, tells the program that it ran successfully. Okay, अब ये भी थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है. जो मैंने शुरू में बताया था कि C is a compiled language, unlike Python, which is an interpretable language. C की जो फाइल होती है ना, जो उसका सोर्स कोड होता है, उसकी एक्सटेंशन .c होती है. So C की .c होती है और C++ की CPP होती है. .c जब भी आप कोड लिखोगे, फाइल बनाओगे C की, तो उसकी एक्सटेंशन आपने .c देनी है. और जो उसका कंपाइलर का आउटपुट आएगा वो .exe में आएगा. So you can see कि इधर मैंने कंपाइलर का आउटपुट लिखा हुआ है, it's .exe, और ये शो भी हो रहा है printf hello world. And also जो आप नोटिस करो, जो आपके प्रिंट होके आ रहा है ना, तो साथ आपको एक्सिक्यूशन टाइम भी बता रहा है. और ये एक्सिक्यूशन टाइम इज़ वेरी फास्ट. एंड इन सी की एक्सिक्यूशन C++, जावा और पाइथन इनसे ज़्यादा तेज़ होगी, ऑलमोस्ट ऑल इन एवरी केस. ओके, इधर notice the extensions. इधर extension .c है, compiler से गुजरता है कोड, .o होगी है, and then .exe. So इसमें .c जो मैंने अभी बताया है, that's what the main file is जो C की होती है. जब compiler में से गुजरता है, it turns into .o, which means अब ये binary में है. और जो फिर finally executable file होती है, that's going to be in .exe, and this process is called linking. So ऐसे होता है, आप बस कोड इधर लिख के छोड़ देते हो एंड बाकी सारी चीज़ें कंपाइलर हैंडल करता है. Okay, if you've all opened the program as C online compiler now, अब आप रन करके देखो कोड and then tell me कि क्या आउटपुट आ रही है. You can message it in the chat कि क्या आउटपुट आई है आपके कोड की. Okay, Malaika Asif, yes, that is correct. और किसने किया? Okay, Shazin and okay, Bilal, ठीक है, सही है. I'm assuming कि बाकी सबने भी कर ली होगी. So this was just to show you कि structure क्या है program का, कैसे काम करता है, and printf statement का syntax क्या है, वो कैसे काम करती है. अब इस वक्त क्योंकि सबकी output सही तरह से आ रही है, back end पे क्या हो रहा है कि back end पे ये 0 value is being returned to the OS. Operating system को ही पता चल गया कि ये code अब सही चल गया.
Okay. For all the C haters out there, जो लोग कहते हैं कि Java बेहतर है, let me show you the difference between these two codes. वैसे आपको खुद भी नजर आ रहा है, C is a lot more direct. Just a few lines of code. ठीक है, इसमें C में हमने क्या क्या किया है? Hashtag include किया है, main किया है, printf किया है, return किया है, and that's it. और इधर classes भी बन रही हैं और system.out.println. It's so much code. So that's why C is always preferred for beginners because it's more friendly. It shows the bare essentials के program कैसे काम कर रहा है. वैसे जावा भी अच्छी है in its own right, लेकिन जावा में ये है कि it hides the details के backend पे क्या हो रहा है. Like it hides the details कि memory कैसे manage हो रही है, object oriented programming के कैसे हो रही है. C is just much better for beginners. It's closer to the machine. printf इधर directly बता रहा है machine को कि क्या करना है. हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. So उस regard में C is preferred. It's less code, it's more direct. Okay, अब हमने structure को एक दफ़ा देख लिया सारा और हमने बीच में statements की बात की थी. And I told you कि statements always end with a semicolon in C. तो ये भी statement है. Uni teaching Java, GDGC and Python from YouTube. Yes, अब ऐसे ही अब that's just how it is. इस वक्त the thing is कि everybody wants to learn Python, लेकिन Python पढ़ने से पहले आपके fundamentals सही होने चाहिए और fundamentals C से सबसे बेहतर होते हैं. So anyways, statements in C, I told you कि statements always end with a semicolon. So इधर अगर आप notice करो तो इधर हमने printf लिखा है और इधर भी हमने printf लिखा है. Now these statements execute one after the other. तो सबसे पहले hello world execute होगा और फिर have a good day execute होगा. Now what do you notice कि ये even though ये printf statements separate lines पे हैं, what do you notice कि ये print कैसे हो रहे हैं? You can just type it in the chat. Yes, एक ही line में. Guys, बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं, by the way. This is supposed to be everybody interacting. Yes, on a single line, ठीक है. वही दो लोग जवाब देते जा रहे हैं. Yes, they're on the same line, ठीक है. So we can use as many print functions. Yes, you guys got this. It does not insert a new line at the end of the output. उसके लिए हमें खुद ही use करना पड़ता है new line का character. और ये भी Java में होता है, I think. So new line का ये syntax होता है. It's just a backslash with a small n. और ये जिधर भी आ जाए इसका मतलब है अब अगली line पे the cursor will move to the next line. So इधर अगर आप देखो print कैसे हो रहा है. Hello world, next line पे I am learning C. And you can also output multiple lines with a single printf function. तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इधर बीच में backslash n डाल दो और इधर भी वही result आएगा. But this makes the code harder to read, तो हम लोग यही approach ज़्यादा favor करते हैं. And दो backslash n आ जाए तो एक full blank line आ जाती है बीच में. So ये जो new line character, this is actually a type of escape sequence. And escape sequences is में we have a lot of other types. एक /t होता है, which creates a horizontal tab. And then backslash inserts a backslash character. And this inserts a double quote character. अच्छा हम direct backslash नहीं लिख सकते और हम अगर हम direct ऐसे अगर डायरेक्ट कोट लिखते ना तो द कंपाइलर गेट्स कंफ्यूज्ड क्योंकि याद है हमने प्रिंट एफ का भी जो मैंने सिंटैक्स बताया है वो यही है कि डबल कोट आता है एंड पे सेमीकोलन आता है. तो अगर कंपाइलर को कहीं और कोट नज़र आ जाए इट गेट्स कंफ्यूज्ड कि इसका क्या करना है. तो हम इससे पहले बैक स्लैश लगा देते हैं इफ़ वी वांट टू प्रिंट कोट्स एक्चुअली लाइक हम एक्चुअली चाह रहे हैं कि कोट्स ही प्रिंट हों. लेट मी शो यू व्हाट आई मीन. सो इसमें फॉर एग्जांपल ही सेड I love C programming. तो इसमें हम चाह रहे हैं कि कोट्स असल में प्रिंट हों हमारी स्क्रीन पे. So let me move this.
So इधर अब आई लव सी प्रोग्रामिंग की कोड्स एक्चुअली प्रिंट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने बैकस्लैश डाल दिया इससे पहले, which means के this is an escape sequence. To print addition sign, you don't have to do that. क्योंकि एक दफ़ा जब आप printf में कोड्स लिख रहे हो तो प्लस को उधर वो नहीं मानता. मतलब hold on, let me show you what I mean. अगर आप printf में लिख रहे हो ना कि 2 + 3, तो उसने एक कोटेशन मार्क देख लिया, उसको पता चल गया कि इसमें जो भी है उसको कुछ भी नहीं करना, उसको बस एज इट इज़ प्रिंट करना है. सो इससे पहले आपको स्लैश डालने की ज़रूरत नहीं है. सो इसकी आप लोगों को समझ आ गई है सबको कि ये कब यूज़ होता है एस्केप सीक्वेंस इस तरह से. You guys can leave a simple yes in the chat ताकि मुझे बस पता चल जाए कि ये कम से कम समझ आ गया. Okay, thank you शाज़ेन. ठीक है. So दूसरा जो मैंने बताया था बैकस्लैश के लिए भी ऐसे ही होता है. अगर हम असल में बैकस्लैश प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो हम 2 बैकस्लैशेस यूज़ करेंगे एंड देन टैब का भी इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जिधर भी स्लैश डी आ जाए हमें पता चल जाता है कि टैब देनी है. Okay, now to end the session हमने ऐसे करना है कि there's going to be MCQs from everything that we just studied और ये rapid fire round होंगे. So it's going to be all about कि सबसे पहले कौन जवाब देगा. चैट में I think बेहतर रहेगा चैट में मैसेज कर दो. So let's start with the first MCQ. Okay, who got it? Okay, Bilal got it first. ठीक है. Yes, main is compulsory. I said कि ये एक तो ये mandatory होता है और दूसरा इस सिर्फ एक मेन प्रोग्राम होता है. आगे जाके हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. जहाँ पे भी आपको मेन नज़र आ जाए दैट्स नॉट अ फंक्शन. ये एक ही मेन प्रोग्राम होता है और इसका सिंटैक्स भी मैंने बता दिया कि इट्स दीज कर्ली ब्रैकेट्स. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन. रिटर्न क्यों नहीं? रिटर्न भी तो मैंने कहा था कि रिटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद उसके बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम को तो पता ही नहीं चलता कि सही रन हुआ है या नहीं प्रोग्राम. इसका आंसर डी क्यों नहीं हो सकता? यस, ठीक है. इट्स यूज इन एवरी फंक्शन. गुड, शाज़ेन गॉट इट फर्स्ट. रिटर्न फंक्शन नहीं है. Okay, this one. How many main functions can a valid program have? ये बस मैंने बता दिया अभी, but yes, 1. Which header file is needed to use printf? Yes, stdio.h. Just to recap, मैंने बताया था printf के लिए होता है और एक और फंक्शन हम कल पढ़ेंगे scanf, उसके लिए भी होता है. Math किस के लिए होता है? I told you guys, math. It's not for plus, it's not for minus, it's not for these simple operations. It's for square root, it's for power, वो सारे उन चीज़ों के लिए. String.h is for dealing with strings, and this is for memory management. वो भी हम बाद में पढ़ेंगे. Yes, math functions, trigonometry. Yes, ठीक है. Okay, which of these is not an escape sequence? Yes, इसका भी सही बताया सबने. It's /s. Okay, this one. No, it's not a compiler. It's an IDE. CodeBlocks is not a compiler, guys. So IDE is an integrated development environment. Like VS Code, no, VS Code is not
an IDE. Visual Studio एक VS Code होता है और एक Visual Studio होता है. ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं और इसका लोगो ब्लू होता है और इसका पर्पल होता है. आई डोंट थिंक आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो में भी काम किया होगा, बट विजुअल स्टूडियो इज एन IDE, VS Code is not. Can you repeat the IDE definition? IDE में ये होता है, वैसे ही मैंने लिखा हुआ है, इट्स एन इंटीग्रेटेड डेवलपिंग एनवायरनमेंट. इसमें ये होता है कि एक सोर्स कोड एडिटर होता है और एक डीबगर होता है. और इसमें ये होता है, इट्स वेरी पावरफुल. IDEs में सब कुछ होता है. कंपाइलर भी आ जाता है, आप रन भी कर सकते हो, आप कोड को एडिट भी कर सकते हो, डीबगिंग की फीचर भी आ जाती है. सो ये याद रखना है, कोडब्लॉक्स इज एन IDE. Can we still use different softwares for compiler debugger? अगर आप IDE यूज़ कर रहे हो, you don't need to, क्योंकि उसमें पहली सब चीज़ें मौजूद हैं, आपको अलग नहीं. अगर आप Visual Studio यूज़ कर रहे हो, फिर yes आपको सेपरेट करना पड़ेगा वो सारा कुछ, लेकिन कोड ब्लॉक्स के लिए नहीं. कोड ब्लॉक्स में आपके पास it's all in one. And I highly recommend, by the way, कि आप लोग सब कोड ब्लॉक्स डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें C और C++ दोनों रन होते हैं. And if you need any help with code blocks की installation or download, फिर मुझे बताना, I can help you with that as well. Okay, next question. Yes, B. It combines features of high-level and low-level programming, and that's why C is so special. क्योंकि इसमें आपको, जैसे मैंने बोला था, you get the best of both worlds. आपको high-level के भी features मिलते हैं, आपको low-level के भी मिलते हैं. Okay, try this one. Yes, C. System programming and OS development. अच्छा, जो अगर just as a general knowledge type of thing, अगर हम web development की बात करें तो इसमें HTML, CSS और JavaScript programming languages use होती हैं. Although HTML is not a programming language, but JavaScript is. So artificial intelligence में Python use होती है ज़्यादातर. Yes, Python for AI. Data visualization के लिए भी हम Python use करते हैं. उसके कुछ libraries होते हैं, for example pandas. And इसके लिए C use होता है. लेकिन ये याद रखना है कि C की वजह से we got Python, and C की वजह से we got all of these. So C is really the core fundamental language. और एक दफ़ा आप C सीख लो, आपने fundamentals अच्छी तरह से इसमें build कर लो, फिर बाकी languages आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं. Okay, try this one. Yes, the answer is B. अच्छा, ये याद रखना है क्योंकि this is one of the most important features of C. इसमें it's first compiled into machine code, फिर execution होती है. तो पहले आपके पास source code होता है, जैसे मैंने बताया था, जो .c फाइल होती है. फिर आपके पास compiler का step आता है. फिर आपके पास .o आता है, जो कि object फाइल होती है. और उसके बाद आपको link step में end पे .exe फाइल मिलती है, which is the executable file जो actually जाके मतलब run होती है. Yes, Python is interpreted first. Python and C का ये बहुत बड़ा difference है. Python is interpreted and C is compiled. Okay, so अभी के लिए I'm leaving it at that क्योंकि it's 9:49. Although session जल्दी खत्म हो गया क्योंकि आप लोगों ने कोई questions नहीं पूछे अभी तक, but it was supposed to run until 10 o'clock. But anyways, this was just an introduction session. ठीक है, इसमें हमने बहुत basics cover किए हैं. आगे हमने ये सारा cover करना है. Now Saturday and Sunday के लिए, I know this is a lot for 2 days. अच्छा, would you guys prefer, because this is entirely up to you, कि हम आराम-आराम से एक-एक topic को समझें, slowly करें, छोटे-छोटे sessions करें, या कि हम maximum cover करें? ये भी chat में message कर दो.
Okay, maximum. अच्छा, क्लास की टाइमिंग्स के लिए आई विल डू ए पोल, क्योंकि लाइक आज मैंने पोल करके ही किया था, मुझे तो लाइक फ़र्क नहीं पड़ता कि कब होगी, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। आई विल पुट अप अ पोल अगेन कल के सेशन के लिए, तो फिर उसमें वोट कर देना व्हाट टाइम। लेकिन सुबह जो लोग कह रहे हैं, सुबह इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय सुबह, कितनी सुबह? ओके, ठीक है। ओके, आईओएस स्ट्रीम का आईओएस स्ट्रीम तो उसमें होता है सी प्लस प्लस में। ओके, अभी हम सी पढ़ रहे हैं गाइस, नॉट सी प्लस प्लस, कीप दिस इन माइंड। एनीवेज, एज आई वाज सेइंग, हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे एंड संडे तक कम से कम इतना कवर कर लें। दीज टॉपिक्स आर हार्ड, तो डेफिनेटली मोर कंसेप्चुअल में ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, लास्टली एक और चीज़, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आई नो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लोगों की चल रहे हैं, आप लोग 3-3 सीखने की कोशिश कर रहे हो, बट दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड योर फंडामेंटल्स। अभी की मिनट ज़ाया नहीं जाएगी। मैंने इस बुक को कवर टू कवर पढ़ा था, प्रॉपर बैठ के नोट्स बना के हाइलाइटर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसकी वजह से मेरे प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ में कभी भी ए से कम नहीं आया, एंड इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ दिस बुक, जिसने मेरे फंडामेंटल्स इतने अच्छे बिल्ड किए थे। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। इसके पास मेरा पड़ा हुआ है, आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने फ्री टाइम में इसको पढ़ लिया करो। एंड उसके अलावा W3 स्कूल्स, एवरीबॉडी नोज़ अबाउट दिस, इज़ अ वेबसाइट, यू कैन सर्च इट अप। इस पे हर लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ होता है। एंड दैट्स इट। सेशन 2 विल बी हेल्ड टुमारो, टाइमिंग आप लोग बता दो। एंड लास्टली, डज़ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? अब आप लोग माइक भी अनम्यूट कर सकते हो इफ यू वांट। ओके, यही टाइम सही है। ओके, ठीक है। व्हाटएवर यू गाइस वांट, मैं पोल लगा दूँगी, फिर आप लोग डिसाइड कर लेना। ओके, सही कह रहे हो। इतने बेसिक, ये वैसे बाकी मैंने बेसिक्स ही करवाए, क्योंकि आई वांट कि शुरू से आप लोग मतलब बेस अच्छी बना लो। इसके बाद विल डेफिनिटली पिक अप द पेस, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अच्छा, जस्ट द लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू गाइस। आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी अभी बिल्कुल न्यू हो प्रोग्रामिंग के ऊपर, सो व्हाट डू यू थिंक इसमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक आप लोगों को कौन-सा लगा है अभी तक, जिस पे मैं ज़्यादा मतलब फ़ोकस लेक्चर तैयार करूँ? अस्मा, आई सेड कि इसमें अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक आप लोगों को कौन-सा लगा है? क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल न्यू हो ना प्रोग्रामिंग पे, सो इसमें व्हाट्स कन्फ्यूजिंग यू द मोस्ट? ओके, मेमोरी एड्रेसिंग, लूप्स एंड अरेज। ओके, ठीक है गाइस, आई विल ट्राई टू कवर दोज़ टॉपिक्स ज़्यादा डेप्थ में, फिर हम जल्दी-जल्दी कर लेंगे। इसके टोटल हम कोशिश करेंगे कि 6 सेशंस हो जाएँ। ऐसा हुआ करेगा कि हम वीकेंड्स को सेशंस किया करेंगे, वीक में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको भेजे जाया करेंगे, उसको हम चेक भी किया करेंगे, वो हैकर रैंक पे होंगे, एंड um, इस तरह के हम 2 वीक्स कर लेंगे, एंड होपफुली दैट बिल्ड्स योर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। एंड बुक का नेम मैं शेयर कर दूँगी, मुज़म्मिल। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आई थिंक वी कैन एंड नाउ। Thank you for joining, everyone.